कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके स्टार्ट करने जा रही हूँ जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो अध्यावरणीय तंत्र है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि हमने अध्यावरणीय तंत्र में क्या क्या पढ़ा था। कि जो हमारी त्वचा है उसका वो जो ऊपरी पूरा आवरण है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने त्वचा में उपस्थित ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, जो रोम जैसी संरचनाएं थी उन सबको पढ़ा था। वो हमारा पहला टॉपिक था जो आपके जंतु शास्त्र से स्टार्ट होता था, जूलॉजी वाले पार्ट से। और उसके बाद हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक है जो वो आपके है पाचन तंत्र, जो आपके 22 नंबर पार्ट है आपके क्लास 12th का 22 मानव का पाचन तंत्र। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है शरीर के अंदर। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से ऊर्जा कैसे निकाल कर अपने शरीर में उपयोग में ली जाती है, तो वो सब हम स्टडी करेंगे पाचन तंत्र के अंदर। देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। यानी जिस शरीर के जिन अंगों से भोजन गुजरता है उन अंगों से भोजन गुजरते हुए उस भोजन के साथ विभिन्न प्रक्रम होते हैं, जैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उसके साथ पाचक रसों को मिलाना, एंजाइम्स को डालना और फिर उसमें जो भी एनर्जी है उसको निकाल लिया जाता है, रक्त में डाल दिया जाता है। तो वो सब प्रोसेस होता है जिन अंगों से गुजर कर होता है, उन अंगों को हम क्या बोलेंगे, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और जब आपको पता है कि भोजन का अगर पाचन करना है तो उसके लिए हमें एंजाइम डालने पड़ेंगे भोजन के साथ। तो हमारे शरीर के वो अंग जो भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्सर्जित करते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पाचन ग्रंथियां। हमारे शरीर में 3 पाचन ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यानी इन जो ग्रंथियां इनके द्वारा कोई रस निकलेगा और उस रस में क्या होगा, एंजाइम होगा और इस एंजाइम के द्वारा क्या हो सकता है, भोजन का पाचन होता है। तो ध्यान रखना पाचन ग्रंथियां किसको बोलेंगे, वे ग्रंथियां जिनके रस से भोजन का पाचन होता है, या वो अंग शरीर के जो भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम स्रावित करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पाचन ग्रंथियां। तो हमारे शरीर में ऐसे 3 ही अंग है, एक तो लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये तीनों अंग एंजाइमों को निकालेंगे जिससे भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो 2 वर्ड्स आपके सामने बार बार आएंगे, एक तो पाचन और एक नाम आएगा अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए पाचन क्या होता है कि आपने कोई भी भोजन किया जिसमें कई पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे आपने चावल खाया, आपने रोटी खाई, तो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। अब आपने रोटी खा ली, चावल खा लिया, आलू खा लिया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। तो यदि आप इसके साथ कोई एंजाइम नहीं मिलाओगे तो शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही पड़ा रहेगा। ये एक जटिल रूप है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट में से ऊर्जा निकालनी है तो हमें इसके सरल रूप में बदलना पड़ेगा, हमें इसके सरल रूप में बदलना पड़ेगा। और ग्लूकोज का सरल रूप, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदलना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज। यानी जब तक हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में नहीं तोड़ देते तब तक हम उस कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और आप इस जटिल पोषक पदार्थ को सरल रूप में तभी बदल सकते हो जब आप इसके साथ क्या मिलाओगे, एंजाइम मिलाओगे। और एंजाइम निकालने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है, पाचक ग्रंथियां होती है। हमारे शरीर में जो लार ग्रंथि होती है उसके लार निकलती है और लार में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। फिर होता है यकृत, यकृत भी कई एंजाइमों का निर्माण करता है। अग्नाशय होता है, वो लगभग 95% एंजाइमों का निर्माण करता है, इसलिए अग्नाशय को मुख्य पाचक ग्रंथि बोला जाता है, मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना पाचन क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल रूप में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर जो अंग सहायक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आहार नाल। और ये पाचन क्रिया करने के लिए जो एंजाइम डालेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पाचन ग्रंथियां।
तो इस प्रकार पाचन तंत्र दो भागों से बनता है, जिसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथि आती है। तो ये तो पहला वर्ड हुआ पाचन। क्लियर हुआ आपको कि पाचन क्या होता है? जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य, अवशोषण करने योग्य यानी वो है रूप जिससे हम फिर कोशिका में अंदर ले सकते हैं और उसमें से ऊर्जा निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवशोषण करने योग्य सरल रूप। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण करने योग्य सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। फिर दूसरा नाम आता है अवशोषण। तो देखिए अवशोषण क्या होता है? अवशोषण का मतलब है कि जो आपने भोजन का सरल रूप बना लिया, किस प्रक्रिया के द्वारा? पाचन के द्वारा बना लिया, यानी सरल पदार्थ, सरल पोषक बना लिया आपने। अब जब ये सरल पोषक पदार्थ बन गए हैं तो इनको रक्त के अंदर डाल दिया जाता है। और आपको पता है रक्त में क्या होती है? कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस भोजन को अपने अंदर ले लेगा और इसमें जो भी एनर्जी है उसको निकाल कर अपने अंदर एटीपी के रूप में संचित कर लेगा। आपने पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर के अंदर, पीछे आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शक्ति ग्रह? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भोजन में से ऊर्जा निकालता है और अपने अंदर संचित कर लेता है। तो जो ये सरल पोषक पदार्थ है इसको रक्त में अवशोषित कर लेना, वो क्या कहलाता है? अवशोषण। तो पाचन तंत्र में दो वर्ड्स बार बार आएंगे, पाचन और अवशोषण। पाचन का मतलब है जटिल पोषक पदार्थ को सरल रूप में तोड़ देना, और अवशोषण का मतलब है जो सरल रूप है उसको रक्त के अंदर अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो अब फिर हम देखते हैं पाचन तंत्र को वापस। तो मैंने आपको बताया कि पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं। एक तो वो अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होंगे, जैसे जो भोजन को आगे पहुंचाएंगे, उसको बारीक करेंगे पीस कर, उसके अंदर कुछ रस डालेंगे, वो सब अंग क्या कहलाएंगे? आहार नाल पढ़ेंगे हम उसमें। और जो शरीर के अंग पाचन करने के लिए एंजाइम उपलब्ध करवाएंगे उनको हम बोलेंगे पाचन ग्रंथियां। तो इन दोनों से मिलकर हमारे शरीर में पूरा जो सिस्टम बनता है उसको बोलेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए जो हमारी आहार नाल है वो मुंह से प्रारंभ होती है, गुदा तक जाती है, यानी भोजन है वो मुंह में हम डालते हैं तो मुंह से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले भोजन को दांतों के द्वारा तोड़कर बारीक किया जाता है, फिर लार के द्वारा उसको लसलसा बनाया जाता है। और लार किससे निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है, जो हमारे मुंह में ही पाई जाती है, 3 जोड़ी। तो मुंह के अंदर ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में सबसे पहले भोजन को डाला, फिर दांतों ने उसको पीस कर बारीक किया, लार ग्रंथियों ने लार निकाली, वो लार भोजन के साथ मिक्स हुई और उसके अंदर एंजाइम मिल गए, तो कुछ भोजन का पाचन मुंह में हो गया। फिर भोजन लार के कारण है वो बिल्कुल लसलसा हो गया, यानी बिल्कुल चिकना हो गया, जिससे भोजन आगे चला गया। आगे यहाँ पर एक नली जैसी संरचना आती है जिसको बोला जाता है ग्रसिका या ग्रास नली। वो क्या करेगी? बिल्कुल एक चिकने पदार्थ का निर्माण करेगी जिसको बोलेंगे श्लेष्मा, जिससे भोजन आगे वापस फिसलता जाएगा। फिर आएगा आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो उनमें भोजन में से जो पोषक पदार्थ है वो पाचन करके निकाल लिए जाएंगे और अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर आहार नाल वाला भाग मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा तक जाता है। इसमें कौन कौन से भाग है? तो देखिए सबसे पहला भाग आता है मुख, उसके बाद मुख के बाद जो मुंह वाला अंदर का पार्ट है मुख गुहिका, फिर मुंह के नीचे यहाँ पर एक ऐसा कॉमन पार्ट होता है जहाँ से श्वास भी गुजरती है और भोजन भी गुजरता है। तो ये वाला भाग कौन सा है? ग्रसनी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा भाग है जो भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों को ही उधर से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा भाग कौन सा है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आगे 2 रास्ते आ जाते हैं, जिसमें श्वास जाएगा वो होती है श्वास नली और जिसमें भोजन जाएगा वो होती है ग्रास नली। लेकिन ग्रसनी से होकर भोजन भी गुजरेगा और श्वास भी गुजरेगा। तो देखिए ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका या इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। उसके बाद एक थैले जैसी संरचना आती है, उसको बोलेंगे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो हमारे शरीर में ये किस प्रकार दिखाई देगी? देखिए
आपके सामने डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें मानव शरीर का पूरा पाचन तंत्र का आपके सामने शो किया गया है, पाचन तंत्र। अब देखिए, सबसे पहले मुंह जो आहार नाल है, उस पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? माउथ यानी मुंह। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुंह के अंदर क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखिए, ये लार ग्रंथियां होती है। मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, यानी टोटल संख्या में 6 होगी, लेकिन जोड़ी में 3 होगी। सबसे पहली जो लार ग्रंथि होती है वो कान के पास पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और इसको कहा जाता है पेरोटिड ग्रंथि। दूसरी होती है जो जबड़े के पास पाई जाती है, इसको बोलेंगे सब मैक्सिलरी, या इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। और जो तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि होती है वो होती है जीभ के नीचे, इसको बोलेंगे सबलिंगुअल, अधोजिह्वा भी बोलते हैं इसको। तो मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली है पेरोटिड ग्रंथि, जो कान के पास पाई जाती है। दोनों कानों के पास एक एक होगी, एक इधर और एक इधर, नाम दोनों का ही पेरोटिड होगा, इसलिए जोड़ी में 1 और संख्या में होगी 2। दूसरी जोड़ी होती है वो जबड़े के पास पाई जाती है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, इसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर। और जो तीसरे वाली होती है वो जीभ के नीचे पाई जाती है, संख्या में 2 होती है, उसको बोलेंगे सबलिंगुअल। ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ग्रसनी। देखिए, ये वाला जो भाग है ना, ये भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद यहाँ पर देखिए, ग्रसनी से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है, लेकिन यहाँ पर जाकर 2 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एक तो रास्ता जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे इसोफेगस, या इसको हम कहेंगे ग्रास नली। इसके पास में ही पाई जाती है श्वास नली। तो श्वास नली में जाता है श्वास और ग्रास नली में जाता है भोजन। ऊपर से दोनों, यहाँ पर दोनों के लिए रास्ता कॉमन है, ये इसी से श्वास गुजरेगा, इधर से ही भोजन गुजरेगा, लेकिन फिर आगे जाकर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। जिसमें भोजन जाएगा उसको कहेंगे ग्रास नली, और जिसमें श्वास जाएगा उसको कहेंगे श्वास नली। ये जो ग्रास नली है बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, नली के जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अंदर ना तो ज्यादा पाचन होता है ना अवशोषण होता है। ये क्या करती है? सिर्फ रास्ते को अंदर को चिकना बना देती है, जिससे भोजन बीच में यहाँ फंसेगा नहीं, मुंह से आसानी से आगे वाला भाग है जो आमाशय है उसके अंदर चला जाता है। तो सिर्फ ये रास्ते को चिकना करने का काम करती है। बाकी ग्रास नली में ना तो भोजन का पाचन होता है ना ही अवशोषण होता है। देखिए, आपके मैं बता रही हूँ आपको, आहार नाल में सबसे पहला आहार नाल का भाग है मुख, और इसके साथ ही जो हमने लार ग्रंथि देख ली कि ये कहाँ पर पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है। उसके बाद मुंह वाला अंदर वाला पार्ट है मुख गुही का। फिर ये ग्रसनी जो दोनों के लिए कोमल है, किस किस के लिए? ये वाला भाग ग्रसनी है, जहाँ से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है। और ग्रसनी के बाद जो नली जैसी संरचना है वो है ग्रास नली, या इसको बोलते हैं ग्रसिका, ये अगला वाला पार्ट। और उसके बाद एक थैले जैसी संरचना आती है जिसको बोलते हैं, देखो ये जो ग्रास नली है आगे जाकर फिर एक इस प्रकार के, देखिए ये थैले जैसी संरचना में चेंज हो गई है। डायरेक्ट ये आपको नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ऊपर लीवर आ गया, यकृत आ गया, और इसके पीछे है वो नली जो आकर किसके अंदर खुलेगी? इस आमाशय के अंदर खुलेगी। स्टोमक नाम दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? आमाशय। एक थैले जैसी संरचना होती है जिसमें आकर भोजन रहेगा। और तो इस थैले जैसी संरचना के पास ये एक पाचक ग्रंथि है जिसका आपके नाम लिखा हुआ है यकृत या लीवर। आपको रेड कलर में एक त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे रही है, देखिए वो संरचना क्या है? वो संरचना है यकृत। ये जो संरचना है ये है यकृत, और ये संरचना क्या है? ये है आमाशय। ठीक है। ये वाली संरचना है ग्रास नली, जो ये आपको नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? ग्रास नली। यकृत के नीचे आपके नाम लिखा हुआ है गोल ब्लैडर, यानी यहाँ पर एक यकृत के नीचे एक छोटी सी थैली जैसी संरचना होती है, वो उसके अंदर जाकर एक रस स्रावित होता है और उसको बोलेंगे पित्ताशय या गोल ब्लैडर। जो यकृत के नीचे एक थैली जैसी संरचना बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है।
तो ये आपके आमाशय तक था। ग्रस्त नली के बाद आपको पता है क्या आता है भाग, वो है आमाशय। ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद आएगी छोटी आंत। देखिए आपको बिल्कुल ये जो अंदर हल्के गुलाबी रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा फोल्ड रूप में, ये क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये बीच में आपको जो पिंक पिंक दिखाई दे रही है बिल्कुल रस्सी जैसे, सीमेंट के रस्सी को सीमेंट करके रखा हुआ है, वैसे ही ये बिल्कुल फोल्ड रूप में आपको जो अंदर हल्के गुलाबी रंग की संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, छोटी आंत। और उसके बाद आपको बाहर देखो बड़ी रस्सी की तरह येलो वाली जो ये रिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अंदर वाली हल्के गुलाबी रंग वाली है छोटी आंत, और बाहर जो बड़ी मोटी संरचना में दिखाई दे रही है वो है बड़ी आंत। ये इनकी मोटाई के आधार पर ही नाम दिया गया। देखिए जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। लेकिन फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों बोला है, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है, इसके कारण इसको बोल दिया बड़ी आंत। और जो छोटी आंत है उसकी मोटाई कम है इसलिए उसको बोल दिया छोटी आंत। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिल रही है ना, देखिए ये वाला भाग है, यहाँ पर एक आपको छोटी सी रिंग जैसी अंगुली के समान संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। मानव शरीर का अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। जो छोटी आंत और बड़ी आंत, देखिए यहाँ पर छोटी आंत है वो समाप्त हो रही है, बड़ी आंत यहाँ से शुरू हो रही है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अंगुली के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। और उसके बाद जो अंतिम पार्ट है एनस रेक्टम, यानी एनस वाला ये गुद्दा, जो आहार नाल का अंतिम भाग है। तो आपके ये आहार नाल के 5 सब भाग देख लिए। सबसे पहले मुंह, मुख गुई का अंदर वाला भाग, ग्रसनी जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं। फिर उसके बाद नली जैसी संरचना ग्रास नली, फिर थैले जैसी संरचना आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। और इसके साथ ही हमने पाचन ग्रंथियां देख ली। पलार ग्रंथि कहाँ पर थी, मुंह में थी। यकृत जो बिल्कुल आमाशय के पास है संरचना, ये देखिए ये है यकृत, ठीक है। और तीसरी जो मुख्य पाचक ग्रंथि है अग्नाशय, देखिए अग्नाशय आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर संरचना है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, अग्नाशय। यहाँ पर संरचना है जो इस आमाशय के पीछे आ गई है बिल्कुल, ये भी इसी प्रकार की संरचना होती है। इसको क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज या अग्नाशय। तो ये आपके सामने पूरे पाचन तंत्र का जो भाग है वो शो किया गया है कि पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होकर गुद्दा तक जाता है। तो सबसे पहले मुंह, फिर मुंह के अंदर क्या क्या पाई जाती है, एक पाई जाती है लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। उसके बाद जो मार्ग है वो भोजन और श्वास के लिए कॉमन होता है, वो है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, और ग्रसिका के बाद है आमाशय, बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, और साथ ही तीनों पाचक ग्रंथियां, ये लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने पूरे पाचन तंत्र को शो किया गया है। तो ये आपके सामने पूरा पाचन तंत्र है बताया गया है।
फिर हम आगे देखते हैं मुख और मुख गुहिका, यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से भाग में क्या क्या प्रोसेस होगा। तो जो पाचन तंत्र के ये भाग थे इनको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वापस आप देख लीजिए जो पाचन तंत्र है, तो अब हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे मुख। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मुंह वाला पार्ट है इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो देखिए मुंह के अंदर आपको पता है क्या क्या पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो हमारे जो मनुष्य के अंदर दांत है वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, जीभ का क्या क्या कार्य होता है और लार ग्रंथियां कौन कौन सी है, कितने प्रकार की होती है, तो वो हम सब विस्तार से अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो जीभ के बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जीभ है वो पाई जाती है। और जीभ का कार्य क्या है, देखिए जीभ का कार्य है भोजन को लार के साथ मिक्स करना। उसके अलावा जीभ है वो बोलने में भी सहायता करती है। और उसके अलावा जीभ पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलेंगे स्वाद कलिकाएं। देखिए ये जीभ है, इस पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, उनको बोलेंगे स्वाद कलिका। और इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, भोजन के स्वाद का पता चलता है। टेस्ट ग्रेन्यूल्स होती है, इनके द्वारा ही भोजन के स्वाद का पता चलेगा। अब आप देखते हो कि आपको मीठे स्वाद का वो भोजन को ग्रहण करते ही पता चल जाता है, यानी मीठे स्वाद का अनुभव करने वाली जो स्वाद कलिका है वो जीभ के अग्र भाग पर स्थित रहती है, यानी मीठे स्वाद का आपको टेस्ट करते ही पता चल जाता है। फिर कोई चीज कड़वी होती है तो उसको आपको निगलते टाइम पता चलता है। इसका मतलब क्या है कि कड़वे स्वाद का अनुभव करने वाली जो स्वाद कलिका है वो जीभ के पश्च भाग में पाई जाती है। और कोई चीज अगर खट्टी है तो उसका आपको जीभ के साइड से पता चलता है, यानी खट्टे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिका है वो जीभ के बिल्कुल साइड में पाई जाती है। ठीक है, तो स्वाद कलिकाएं होती है बिल्कुल बारीक बारीक रेड कलर की, आप देखना जीभ के ऊपर संरचना पाई दिखाई देती है, उनको क्या बोलेंगे, स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका के द्वारा भोजन के स्वाद का पता चलता है। तो इसके अलावा जीभ क्या कार्य करती है, भोजन को लार के साथ मिक्स करने का काम करती है, भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। और जीभ के द्वारा बोलने में भी सहायता प्रदान होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जीभ के क्या क्या पॉइंट है। जीभ का काम है भोजन को लार के साथ मिक्स करना, भोजन को निगलने में भी जीभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बोलने में भी जीभ के द्वारा बोला जाता है। और जीभ पर कुछ छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं स्वाद कलिका, जिसके कारण भोजन के स्वाद का पता चलता है। मीठे स्वाद का अनुभव जीभ के अग्रभाग से होता है, क्योंकि उस मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिका जीभ के अग्रभाग पर ही उपस्थित होगी। कड़वे स्वाद का अनुभव जीभ के पश्च भाग से होता है और खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के बगलों में यानी साइड से होता है। तो ये है जीभ का काम। फिर है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को आगे हम विस्तार से और पढ़ेंगे, अभी मैं बता देती हूँ कि जो लार ग्रंथियां होती है वो अपने मुंह वाले पार्ट में ही पाई जाती है। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहली जोड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है पेरोटिड। दूसरे प्रकार की है सब मैंडिबुलर, या इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। और तीसरी है सब लिंगुअल। पेरोटिड होती है वो कहां पर पाई जाती है, कान के पास पाई जाती है। सब मैंडिबुलर होती है वो जबड़े के पास पाई जाती है।
और सबलिंगुअल है वो जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी। फिर हम देखते हैं कि मुंह में और क्या पाए जाते हैं। दांत पाए जाते हैं। तो दांत किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। देखिए, मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, और जो 12 होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांतों का आप अस्थायी दांत भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, दांत है वो मुंह में ही पाए जाएंगे। 32 दांत होते हैं मनुष्य में, 20 है वो दूध के दांत, और 12 होते हैं स्थायी दांत। दांतों के बारे में हम आगे और स्ट्रक्चर की और स्टडी करेंगे। तो अभी आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मुंह में 3 चीजें पाई जाती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। जीभ है उसका कार्य बोलने में सहायता प्रदान करना, भोजन के साथ ये लार को मिक्स करती है, भोजन को निगलने में भी जीभ सहायता करती है, और जीभ पर कुछ स्वाद गलिकाएं पाई जाती है जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। और मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली है पेरोटिड, दूसरी है सबमैंडिबुलर और तीसरी है सबलिंगुअल। ठीक है, अगर आपको ये लार ग्रंथियां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं इधर बनाती हूँ। वैसे हम लार ग्रंथियों को आगे वापस डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होगी। पहली है पेरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर और तीसरी है सबलिंगुअल। ठीक है, पेरोटिड होगी वो कान के पास होगी, सब मैंडिबुलर होगी वो जबड़े के पास होगी, और सबलिंगुअल होगी वो जीभ के नीचे होगी। तो कितनी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी, संख्या में 6। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, या अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मुख में कौन कौन से पार्ट है। फिर आगे हम देखते हैं दांत के बारे में। देखिए, जो दांत होता है उसकी कठोर संरचना होती है, और दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का भाग होता है उसको बोलेंगे मूल, फिर है शिखर, सबसे ऊपरी भाग, और बीच में पाया जाता है ग्रीवा। तो जबड़े की जो हड्डी होती है उसके अंदर कौन सा भाग रहता है, दांत की जड़ रहती है, मूल रहता है, और उसके बाद बीच वाला भाग है वो ग्रीवा, और सबसे जो दांत का ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। मैंने आपको बता दिया पहले कि जो मनुष्य में दांत होते हैं वो 32 होते हैं, और जिसमें 20 होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, और 12 होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। तो 3 भाग है दांतों के। वो दांत किस प्रकार स्थित रहते हैं मैं डायग्राम से बता रही हूँ आपको। देखिए, ये आपको दांत वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, रूट या जड़। ये वाला भाग क्या है, रूट या जड़। बीच वाला जो भाग है इसको बोलेंगे ग्रीवा। यानी सबसे नीचे का भाग है वो रूट या मूल बोल सकते हैं हम इसको। सबसे बीच वाला भाग है उसको बोलेंगे ग्रीवा, और सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, शिखर, क्राउन या शिखर। आपको दिखाई दे रहे हैं दांत के 3 भाग, जो बिल्कुल नीचे धसा हुआ है हड्डी के तक उसको बोलेंगे दांत की जड़। फिर बीच वाला भाग है उसको कहेंगे ग्रीवा, और सबसे जो ऊपर आपको दिखाई देता है बाहर दांत, वो आपको क्या दिखाई देता है, शिखर दिखाई देता है।
जो दांत का ये ऊपरी स्तर बना होता है सफेद सफेद, ये किसका बना होता है? इनेमल नाम का एक पदार्थ होता है जो जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो दांत का ऊपरी स्तर किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और दांत मुख्य रूप से जिस पदार्थ का बना होता है उसको बोलेंगे डेंटाइन। तो दांत जिस पदार्थ से बना होता है उसको क्या कहेंगे? डेंटाइन। डेंटाइन होता है वो हड्डी के समान ही एक बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। अब देखिए जो दांत का डेंटाइन वाला भाग है ना वो नीचे जड़ में धसा हुआ रहता है, तो उसको फिक्स रखने के लिए बाहर की ओर जैसे हम पत्थर और ईंट को लगाने के लिए फिक्स करने के लिए सीमेंट लगाते हैं, उसी प्रकार दांतों की जड़ को भी बिल्कुल फिक्स रखने के लिए यहाँ पर सीमेंट जैसा पदार्थ लगाया जाता है, सीमेंट। और दांतों के अंदर देखिए ये दिखाई दे रही है आपको ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, और दांत के फिर ये नीचे है वो हड्डी वाला भाग है। तो आपको दिखाई दे रही है दांत की संरचना, जिसमें फिर आगे आपको नाम दे दिए दांत के कि कौन कौन से दांत है। जो आगे के दो दांत हैं वो उनको बोलेंगे इंसिशियर, यानी इनको बोलेंगे कृंतक दांत। उसके पीछे का एक नुकीला दांत होता है उसको कहेंगे रदनक। जो पीछे के जबड़े के पास में दांत है वो है अग्रचवर्णक। और सबसे पीछे के जो जबड़े वाले दांत हैं उनको बोलेंगे चवर्णक। यहाँ पे मैं बता रही हूं कि जो मनुष्य के दांत होते हैं ना उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो दांत है वो है कृंतक, दूसरे प्रकार के हैं रदनक, तीसरे प्रकार के अग्रचवर्णक, और चौथे प्रकार के वो है चवर्णक। तो जो दो आगे के दांत होते हैं हमारे बिल्कुल चपटे होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कृंतक, या इनको बोलते हैं इंसिशर। तो देखिए जो आगे के दो चपटे दांत है वो क्या है? कृंतक दांत है। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर साइड में हम देखते हैं कि चारों साइड, इधर इधर नीचे भी दोनों साइड जो एक एक नुकीला दांत होता है जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? रदनक। देखिए ये वाला दांत है वो बिल्कुल आपको ऊपर से नुकीला दिखाई दे रहा है। ये आपको एक जबड़े के ऊपर का सेट दिखाया गया, ऐसा नीचे भी होता है, इधर भी दोनों साइड होगा। आपको यहाँ पर कितने दांत दिखाई देंगे? देखिए मोलर है 2 और प्री मोलर है 2, 4 और 4 3 7 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 8 होंगे। एक पीछे क्या होती है? अक्ल की दाढ़ होती है, ठीक है। तो सबसे आगे के 2 दांत जो बिल्कुल चपटे होते हैं उनको बोलेंगे कृंतक। उसके पीछे का एक दांत होता है वो नुकीला होता है, उसको कहेंगे रदनक। फिर रदनक के नीचे 2 दांत होते हैं पीछे वाले जो जबड़े से आगे होते हैं उनको बोलेंगे अग्रचवर्णक। और सबसे लास्ट में जो दांत है उनको बोलेंगे चवर्णक। जो कृंतक है वो बिल्कुल चपटे हैं, भोजन को काटने का काम करेंगे। रदनक है वो भोजन को चीरने का, फाड़ने का काम करेंगे, भोजन को चीरना। तीसरे अग्रचवर्णक और चवर्णक चौथे, दोनों ही क्या करेंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे। तो मनुष्य के दांतों को कहा जाता है विषम दंती। विषम दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अगर आप एक जबड़े का सेट ले लें, यानी ऐसे तो हमारे 4 सेट होंगे टोटल 32 दांतों के, 8-8 के 4 सेट, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 इधर ऊपर और 8 इधर नीचे। तो एक सेट को लेंगे, जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है 21-23/21-23/2। इसका मतलब क्या है कि 2 आगे के दांत कैसे हैं? कृंतक है, ये वाले कृंतक है 2 आगे के दांत। फिर उससे पीछे एक दांत कैसा है? रदनक है। फिर पीछे के 2 दांत है अग्रचवर्णक, और लास्ट के 3 दांत है, 2 तो ये और एक और होता है अक्ल की दाढ़, ये 3 है चवर्णक। तो इस आधार पर मनुष्य का दंत सूत्र दे दिया 21-23/21-23/2। यानी ये ऊपर वाला 21-23 है, ये एक जबड़े का है, फिर ऐसे ही नीचे वाला, और इधर भी ऐसे ही 2 सेट होंगे तो इंटू 2। तो टोटल देखिए दांत कितने हो गए? 32। ये ऊपर वाले 3 2 5 और 3 8, 8 ही नीचे 16, 16 इंटू 2 32। तो मनुष्य के पूरे 32 दांतों को फॉर्मूले के द्वारा बता दिया गया है। तो ध्यान रखना मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23/21-23/2, जो आपको इस डायग्राम में भी शो किया गया है। 2 आगे के दांत है वो कृंतक है, उससे एक पीछे का दांत है वो रदनक है, फिर पीछे 2 है वो अग्रचवर्णक है, और पीछे 3 होंगे वो चवर्णक दांत होंगे। और इसमें आपके दांत की पूरी संरचना भी बताई गई है।
तो ये हमने दांत के बारे में देखा, और दांत के बारे में कुछ पॉइंट्स है देखिए। तो दांतों के 3 भाग होते हैं, मूल, शिखर और ग्रीवा। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा? 21-23/21-23 इंटू 2। इसका मतलब है कि जो 2 आगे के दांत है वो है अग्रचवर्णक, नहीं कृंतक दांत। यानी ये जो आगे के दांत है वो कैसे है? कृंतक। फिर एक पीछे का है वो है रदनक, ये 2 है अग्रचवर्णक, और फिर पीछे के 3 वो है चवर्णक। ये ऊपर का एक सेट है, ऐसे ही नीचे का एक सेट हो जाएगा, 8 ही उसमें हो जाएंगे। और 8 का एक जबड़े का आपको बता दिया सेट 16, तो 16 और दूसरी तरफ भी 16 ही होंगे, तो टोटल दांत हो गए 32। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को कहा जाता है विषम दंती। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य के दांत है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं दूध के दांत, और फिर होते हैं स्थायी दांत। तो जिंदगी में 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को बोल दिया द्विबार दंती। और दांत होते हैं वो एक गड्ढे में रहते हैं स्थित, यानी गड्ढे जैसी संरचना में, जबड़े में स्थित रहते हैं। देखिए ये गड्ढे जैसी संरचना में स्थित है, इसलिए मनुष्य के दांतों को कहा जाता है गर्त दंती। तो मनुष्य के दांतों के लिए 3 शब्द आते हैं, इनका तीनों का मतलब पता होना चाहिए। विषम दंती क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये दोनों क्या करेंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे। वापस लिख दिए, क्योंकि पिछले डायग्राम में शायद आपको ये इधर वाली लाइन दिखाई नहीं दी है, इधर वाले पॉइंट पीछे आ गए हैं। तो सबसे आगे के 2 दांत है वो कृंतक होंगे, भोजन को काटने का काम करेंगे। उससे पीछे वाले जो एक दांत है वो भोजन को क्या करेंगे? चीरने का काम करेंगे। रदनक है वो भोजन को चीरने का काम करेंगे। अग्रचवर्णक और चवर्णक भोजन को चबाने का काम करते हैं। रदनक है वो भोजन को चीरने का काम करता है, और कृंतक है वो भोजन को काटने का काम करते हैं। तो 4 प्रकार के दांत हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को बोल दिया विषम दंती। जिंदगी में 2 बार आते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, इसलिए इनको बोल दिया द्विबार दंती। और एक गड्ढे जैसी संरचना में स्थित रहते हैं, इसलिए इनको बोल दिया गर्त दंती। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर्मूला है मनुष्य का दंत सूत्र, ध्यान रखना 21-23/21-23 इंटू 2। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। सबसे पहले कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो दांत का निर्माण होता है वो किस पदार्थ से होता है? डेंटिन से होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और आपको शो भी किया हुआ है डायग्राम में, देखिए ये जो डेंटिन वाला पदार्थ है, इससे ये दांत का भाग बना हुआ है। ये क्या है? डेंटिन। दांत का ऊपरी स्तर किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और इनेमल है जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ, ध्यान रखना। दांत का केंद्रीय भाग होता है, उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे? मज्जा गुहा। और उसमें क्या होती है? दंत कोशिका, रुधिर वाहिकियां और तंत्रिका तंतु। तो देखिए ये जो दांत का केंद्रीय भाग है इसको क्या बोलेंगे? मज्जा गुहा बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होगी? ये है रक्तवाहिनियां और नर्व्स, यानी तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां किस में पाई जाती है? जो बीच वाला भाग है इसको बोलेंगे मध्य गुहा या मज्जा गुहा। ये वाला पार्ट इसके अंदर, ये आपको रेड कलर में, येलो कलर में, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? रक्तवाहिनियां। जो रेड और ब्लू दिखाई दे रही है ये तो है रक्तवाहिनियां, सीरा और धमनी। जो लाल कलर की है वो है सीरा, धमनी।
और जो बैंगनी रंग की है वो है शिरा, और जो पीले कलर वाली दिखाई दे रही है वो क्या है, तंत्रिका। तो दांत का बीच का जो खोखला भाग होता है उसको बोलते हैं मज्जा गुहा, और उनके अंदर क्या पाई जाती है, रक्तवाहिनियां और तंत्रिका कोशिकाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था आपके पाचन तंत्र मैंने समझाया, जिसमें पाचन तंत्र के दो भागों को हमने बांट के लिखा, पाचक ग्रंथियां और आहार नाल, और उसके बाद हमने विस्तार से किसको देखा, मुख गुहा वाले पार्ट को, जिसमें तीन चीजें होती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। और जीभ के कार्य बताए कि जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है, भोजन को लार के साथ मिश्रित करती है, और जीभ के द्वारा ही भोजन के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि उस पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। ठीक है, और उसके बाद हमने दांत की संरचना को देखा, जो मनुष्य का दंत सूत्र है उसको देखा, और मनुष्य के दांतों के 3 नाम शो किए गए। गर्त दंती, क्योंकि वो गड्ढे में स्थित रहता है, बिल्कुल गड्ढा हो जाता है अगर दांत निकलता है, तो इसलिए उसको बोल दिया गर्त दंती। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए बोल दिया विषम दंती। 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसिशियर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है ICPM 21-23/21-23/2। ठीक है, तो ये हमने दांतों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आहार नाल के अन्य भाग, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचक ग्रंथियों को। तो यहाँ तक की थी हमारी क्लास। थैंक यू सो मच।